आज हम बात करते हैं लेस की, या फिर कुरकुरे की, या बिंगो की। इंडिया की स्नैक मार्केट में आज बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर आप 90s के बचपन को याद करते हैं, अगर आप उस दौर के 90s किड्स हो, तो आपको पता होगा चिप्स मतलब सिर्फ एक नाम। ये एक ऐसा ब्रांड था जिसने हमारी बचपन के हर स्कूल टिफिन, हर ट्रेन जर्नी, हर बर्थडे पार्टी को डिफाइन किया। एक ऐसा सुपरस्टार जो अपनी पीक पर यानी 1998 तक इंडिया के ब्रांडेड चिप्स मार्केट का 71% हिस्सा अपने पास रखता था। सोचो, 71% मार्केट शेयर। ये डोमिनेंस सिर्फ एक ब्रांड की नहीं थी, ये उस समय की इंडियन कंज्यूमर की एक आदत थी। फिर क्या हुआ? कहाँ गया वो किंग? अगर वो इतना डोमिनेंट था, इतना बिलवद था, तो उसकी कहानी आज हम लेस की शैडो में क्यों सुनते हैं? कैसे एक विदेशी कॉर्पोरेट जायंट आई और उसने इस देसी सुपरस्टार को इतने जोर से टक्कर दी कि वो बड़े शहरों से हटकर एक तरह से जिंदा दफन हो गए। ये कहानी है ऐसे चिप्स ब्रांड की जो पायनियर था, जिसके जिंगल को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अंकल चिप्स की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1988 में, जब इंडिया में लाइसेंस राज चलता था। ये वो दौर था जब गवर्नमेंट का कंट्रोल हर छोटी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर था। प्रोड्यूसर्स फ्री नहीं थे कि वो जो चाहे वो बना सके, उन्हें पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। कंपटीशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट थी। अगर आपको एक बार लाइसेंस मिल गया तो लोग कहते थे कि आपको लिटरली लाइसेंस टू प्रिंट मनी मिल गया। हमारे फाउंडर विक्रम बजाज एक इंडस्ट्रियल फैमिली से आते हैं, जिनका फैमिली मेनली रिफाइंड ऑयल्स और वनस्पति में बिजनेस करता था। बजाज गाजियाबाद में बड़े हुए थे, वो दौर जब गाजियाबाद एक स्लीपी लिटिल रेलवे टाउन हुआ करता था। वो कहते हैं वहाँ की मेन जीटी रोड इतनी शांत थी कि लोग उस पर क्रिकेट खेला करते थे। उस दौर में आइसक्रीम खाने के लिए भी उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था। कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं थी, और इस स्कैरसिटी का रीजन था वो टाइटली कंट्रोल्ड लाइसेंस राज। बजाज ने यह देखा कि रिफाइंड ऑयल तो पोटैटो वेपर्स में भी यूज होते। उस समय स्नैक मार्केट या तो अनऑर्गेनाइज था, या फिर पुराने स्टाइल के छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर उसे चलाते थे। क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, कंसिस्टेंसी, ये सब बड़े इश्यूज थे। बजाज को एक टेक्निकल लूप होल मिला, जिसे प्रोजेक्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग कहते थे। इस स्कीम के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके एडवांस्ड मशीनरी इंपोर्ट कर सकते थे, खास करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। बजाज ने सोचा कि अगर इंडिया में ब्रांडेड चिप्स बेचनी है तो क्वालिटी भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। जिस समय बजाज फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे, उस दौर में जब हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए डेस्परेट था, तो पूरे देश में लगभग 100 से ज्यादा चिप्स प्रोजेक्ट की रैट रेस शुरू हो गई। विक्रम बजाज ने हिम्मत दिखाई और अपनी चिप्स फैक्ट्री सेटअप की। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर अमृत एग्रो ने 1992 में पूरी लिबरलाइजेशन के बाद शुरू किया होता, तो उन्हें सीधे सीधे लेस जैसे बड़े खिलाड़ियों से टक्कर लेनी पड़ती। लेकिन 1988 में फैक्ट्री सेटअप करके उन्होंने 3 या 4 साल के एक क्रूशियल हेड स्टार्ट सिक्योर किया। 1992 में अमृत एग्रो लिमिटेड ने ऑफिशियली अपना चिप्स ब्रांड लॉन्च किया, जिसने इंडियंस का चिप्स खाने का तरीका ही बदल दिया। उससे पहले जो किराने दुकान पर लूज वेफर्स मिलते थे जो जल्दी सॉगी हो जाते थे, ये वेफर्स अनऑर्गेनाइज मार्केट का एक हिस्सा था। इस ब्रांड ने एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू लाया, ब्रांडेड नाइट्रोजन फॉइल पैक चिप्स। नाइट्रोजन पैकेजिंग से चिप्स लंबे समय तक फ्रेश रहते थे और उनका क्रंच बरकरार रहता था। इंडिया के लिए ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था, और इसने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट किया। जब कंज्यूमर को पता चला कि अब उन्हें हर बार वर्ल्ड क्लास, हाइजीनिक और परफेक्टली क्रिस्प चिप्स मिलेंगे, तो ब्रांड की तरफ ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ये एक ऐसा इनोवेशन था जो डोमेस्टिक मार्केट में पहली बार किसी ने की थी। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी से 71% मार्केट शेयर नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क। ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ने उन्हें असली किंग बनाया। उन्होंने 5 रुपए के पैक को पायनियर किया। उस दौर में यह प्राइस पॉइंट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ब्रांडेड स्नैक्स को एक्सेसिबल बना देता था। ब्रांडेड स्नैक्स अब सिर्फ बड़े शहरों या हाई एंड स्टोर्स तक लिमिटेड नहीं थे, वो छोटे शहरों, कस्बों और हर मोहल्ले की किराने दुकान तक पहुंच गए। ये डीप पेनिट्रेशन नेटवर्क अमित एग्रो की सबसे बड़ी ताकत थी। ब्रांड ने अपना नाम रखा अंकल चिप्स। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक पूरी पर्सोना थी, एक जॉली अंकल की इमेज जो फैमिली बॉन्डिंग और शेयर्ड मोमेंट्स पर फोकस करता था। इन्होंने अपनी मार्केटिंग अप्रोच में वेस्टर्न प्लेबुक्स को कॉपी करने के बजाय इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट किया, जिससे ब्रांड को एक यूनिवर्सल कंफर्टिंग अपील मिला। ये फैमिली ट्रस्ट बहुत क्रिटिकल था, खास करके माओं के बीच, जो इसे एक सेफ क्वालिटी स्नैक मानती थी।
फ्लेवर्स भी बिल्कुल इंडियन पैलेट के हिसाब से थे। जब विदेशी ब्रांड्स अपनी इंटरनेशनल ऑफरिंग्स लाते, अमित एग्रो ने देसी मसालों को समझा। इनिशियली उनके पास सिर्फ क्लासिक सॉल्टेड और स्पाइसी ट्रीट जैसे लिमिटेड फ्लेवर्स थे, लेकिन बाद में उनके फ्लेवर्स जैसे बॉम्बार्ड चिल्ली मसाला, पापड़ी चाट, सेंधा नमक और झकास टोमेटो ट्विस्ट सीधे इंडियन जुबान से जुड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इनका एडवर्टाइजिंग, खास करके इनका जिंगल। विक्रम बजाज का फिलॉसफी था कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एक लेजी ऑप्शन है ब्रांड का ध्यान खींचने के लिए। इसकी जगह उन्होंने सेलिब्रिटी की फीस मीडिया पर खर्च करने का फैसला किया। एड एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर शिवजीत कुल्लर को ये जिंगल बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्पीच से इंस्पायर हुआ था। जॉर्ज बुश ने 1988 में कहा था, रीड माई लिप्स नो न्यू टैक्सेस। कुल्लर ने इसी लाइन को पकड़कर बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स बना दिया, जिसमें जिंगल ही ब्रांड का सेलिब्रिटी बन गया। ये जिंगल इतना कैची हुआ कि इसने 1992 में जी टीवी व्यूवरशिप अवार्ड्स में बेस्ट जिंगल और मोस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड जीता। ये इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन आगे चलकर ब्रांड की सबसे बड़ी डिफेंस लाइन बनी। इस कॉम्बिनेशन पायनियरिंग टेक्नोलॉजी, डीप डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट प्राइसिंग और कल्चरल मार्केटिंग के दम पर 1998 तक अंकल चिप्स दिल्ली बेस्ड स्नैक इंडस्ट्री में 71% मार्केट शेयर के साथ अनचैलेंज किंग था। जिस समय अमित एग्रो अपने पीक पर था, उस पे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। 1991 में जब इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के कारण अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, तब देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी के रिफॉर्म्स आए। सडनली इंडिया का बाजार दुनिया के लिए खुल गया। मल्टीनेशनल कंपनीज जो सालों से लाइन में थी, अब उन्हें फुल एक्सेस मिल चुका था। अब उनका सामना लोकल राइवल से नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी फ्रीटोले, जो पेप्सिको की स्नैक डिवीजन है, उनसे होने वाला था। फ्रीटोले जिसके पास ग्लोबली अनलिमिटेड कैपिटल था। और फिर आया वो साल 1995 जब पेप्सिको अपनी स्नैक डिवीजन फ्रीटोले और उसके फ्लैगशिप ब्रांड लेस के साथ इंडियन मार्केट में उतरा। बजाज को एहसास नहीं था कि ये कंपटीशन इतना बड़ा होगा। ये तो सीधी कॉर्पोरेट वॉरफेयर थी। पेप्सिको का गेम प्लान सिंपल था, टोटल डिस्ट्रप्शन। जो भी मार्केट में बीच में आया उसे हटाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल मसल का यूज करते हुए 3 स्ट्रेटेजिक्स अटैक की। अंकल चिप्स इनिशियली लिमिटेड फ्लेवर्स यानी क्लासिक और स्पाइसी में था। लेस ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और सीधे इंडियन टेस्ट बर्ड्स को टारगेट किया। उन्होंने मैजिक मसाला सहित करीब 7 लोकलाइज फ्लेवर्स मार्केट में लाए। इसके अलावा लेस ने अपनी नज़र यूथ और बच्चों पे रखी। उन्होंने टैजोस जैसे कलेक्टिबल्स अपने पैकेट्स के अंदर लॉन्च की। हर बच्चा टैजो कलेक्ट करना चाहता था और उसके लिए लेस का पैकेट खरीदना जरूरी था। ये टैक्टिक पूरे देश में छाया, जिससे लेस की विजिबिलिटी और सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। चिप्स की क्वालिटी के लिए स्पेशल टाइप के आलू चाहिए होते थे। पेप्सिको ने, जो इंडिया में ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर चुका था, सीधे फार्मर्स और लार्ज पोटैटो डीलर से डील की। उन्होंने इन सप्लायर्स को मार्केट रेट से काफी प्रीमियम प्राइसेस ऑफर की। इसका सीधा सीधा असर अमित एग्रो की सप्लाई चेन पर पड़ा। जब सप्लायर्स को लेस से ज्यादा पैसा मिल रहा था, तो उन्होंने अंकल चिप्स को अच्छे आलू की सप्लाई देना बंद कर दी। ये स्ट्राइक सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। मान लो अंकल चिप्स रिटेलर को प्रोडक्ट 7 में देता था, जिससे वो 10 में बेचकर 3 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे। लेस ने क्या किया, उन्होंने रिटेलर को अपना प्रोडक्ट लगभग 0 या 1 रुपए में दे दिया। इसका मतलब रिटेलर को लेस के पैकेट पे 9 से 10 रुपए का सीधा प्रॉफिट हो रहा था। ये स्ट्रैटेजी दर्शाती है कि कैसे बड़े प्लेयर्स कैपिटल को एक वेपन बनाकर उसे यूज करते हैं। लेस ये प्रेडेटरी प्राइसिंग सालों तक सस्टेन कर सकता था। रिटेलर्स ने जिसे ज्यादा प्रॉफिट दिखा, उसे शेल्फ स्पेस देना शुरू कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर सीधा हमला था और अमित एग्रो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस फाइनेंशियल असॉल्ट का रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक था। सिर्फ 2 साल में यानी 1998 से 2000 तक अंकल चिप्स की 71% मार्केट शेयर क्रैश होकर 30 से 35% रह गया। जब अमित एग्रो के लिए मार्केट में सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो गया, तो पेप्सिको ने फाइनल ऑफर दिया। अक्टूबर 2000 में फ्रीटोले ने अंकल चिप्स ब्रांड को ऑफिशियली खरीद लिया। डील फाइनल हुई $16.6 मिलियन में। इस परचेस से पेप्सिको ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं खरीदा, उन्होंने इंडिया में अपना सबसे बड़ा और सबसे सीरियस देसी राइवल को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिजनेस स्कूल्स में टेक्स्ट बुक केस और ब्रांड कैनिबलाइजेशन के नाम से पढ़ाया जाता है। अमृत एग्रो ने ब्रांड बेच दिया और 2 साल बाद दिसंबर 2002 में पूरी तरह से स्नैक्स बिजनेस से एग्जिट कर दिया।
पेप्सिको का गेम प्लान था अंकल चिप्स को अपनी स्टेप सिस्टर लेस बनाना। ब्रांड को मारने के बजाय उसे स्ट्रेटेजिकली साइलेंट कर दिया गया। इनिशियली उन्होंने अंकल चिप्स के एग्जिस्टिंग डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज किया ताकि वो लोकल कंपटीशन को पूरी तरह से मार्केट से निकाल सके। जब ये हो गया तो उन्होंने धीरे धीरे से अंकल चिप्स को लेस ब्रांड से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। 2010 तक अंकल चिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड कर दी गई। एडवर्टाइजिंग और नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस भी मिनिमल रखे गए। इस इंटेंशनल नेग्लेक्ट के बावजूद ब्रांड का मैजिक कम नहीं हुआ। इतना नेग्लेक्ट होने के बावजूद, इतना कम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मिलने के बाद भी ये ब्रांड मार्केट से गायब नहीं हुआ। यह 10 साल तक डब्बा बंद रहने के बाद भी लोग उस अंकल और उसके जिंगल को नहीं भूले। इसका कारण था उसकी स्ट्रॉन्ग कल्चरल ब्रांडिंग और ब्रांड ट्रस्ट जो 90s में बना था। ये कॉर्पोरेट सेपरेशन फेल हो गई। अपनी रीजनल लॉयल्टी और नॉस्टैल्जिया के दम पर अंकल चिप्स 2010 तक भी वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया का नंबर 2 ब्रांड बना रहा, बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे आईटीसी के बिंगो और पार्ले के वेफर्स को पीछे छोड़कर। जब पेप्सिको को फाइनली रियलाइज हुआ कि लेस, जो यूथ और ग्लोबल फ्लेवर्स पर फोकस करता है, वो रीजनल डीप रूटेड इंडियन फ्लेवर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने अंकल चिप्स को रीएक्टिवेट करने का प्लान बनाया। 2010 में फ्रीटो-ले ने अनाउंस किया कि वो अंकल चिप्स को पैन इंडिया लेके जाएंगे। अब स्ट्रैटेजी बदली गई। लेस को टारगेट किया गया था यूथ और प्रीमियम इंटरनेशनल फ्लेवर्स जैसे क्रीम एंड ऑनियन, टैंगी टोमेटो के लिए, और अंकल चिप्स को रिपोजिशन किया गया एक ब्रॉडर फैमिली ऑडियंस और प्योरली इंडिया स्पेसिफिक ट्रेडिशनल फ्लेवर्स के लिए, जैसे कि सेंधा नमक और पापड़ी चाट। अंकल चिप्स आज भी मार्केट में जिंदा है, लेकिन वो अब एक बड़े कॉर्पोरेट अम्ब्रेला के नीचे एक स्ट्रैटेजिक नीश बन गया। तो इस चिप्स स्टोरी से, जो एक छोटे फैक्ट्री से शुरू हुई और ग्लोबल एक्विजिशन पर खत्म हुई, हमें ये सीख मिलती है कि अमित एग्रो की शुरुआत लाइसेंसिंग राज के नियम तोड़कर या उनके फायदे उठाकर हुई थी। ये अर्ली एंट्री और इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी का यूज ही था जिसने उन्हें 90s में डोमिनेंस दी। लेकिन जब देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदला तो वो अर्ली एडवांटेज खत्म हो गया। डोमेस्टिक कंपनी को हमेशा ग्लोबल कंपटीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। उनकी इनिशियल सक्सेस उनकी बिगेस्ट वीकनेस बन गई जब उनके पास प्राइस वॉर झेलने के लिए कैपिटल रिजर्व्स ही नहीं थी। लेस ने यह दिखाया कि बिजनेस में सिर्फ एंड कंज्यूमर को खुश करना काफी नहीं। जब उन्होंने रिटेलर्स को इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन दिया तो वो अपने शेल्फ्स पर अंकल चिप्स की जगह लेस रखने लगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लॉक हो गया। यह सीधा हमला था सप्लाई चेन पर, जिसे अमृत एग्रो काउंटर नहीं कर पाया। ये स्ट्रैटेजी एकदम पावरफुल थी और अमृत एग्रो के मार्केट शेयर को तेजी से गिरा दिया। अंकल चिप्स की सबसे बड़ी जीत यह है कि इतने सालों के कॉर्पोरेट सेपरेशन और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद वो आज भी मार्केट में रेलेवेंट है। ब्रांड ने अगर जेन्युइन कल्चरल कनेक्ट और नॉस्टैल्जिया बना लिया तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज भी उसे पूरी तरह से नहीं मिटा सकती। इस कल्चरल फाउंडेशन ने ही ब्रांड को वॉल्यूम के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन पर सस्टेन रखा, पुशिंग पेप्सिको टू इवेंचुअली रिवाइव इट फॉर अ पैन इंडिया प्रेजेंस। अंकल चिप्स की कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है, यह कहानी है 90s की इंडिया की। एक ऐसा दौर की जहां एक होम ग्रोन हीरो ने दुनिया के सबसे बड़े जायंट्स को टक्कर दी, हरा दिया और फिर फाइनली अपने ही राइवल कंपनी का हिस्सा बन गया। लेकिन वो अपनी लेगेसी और अपनी देसी पहचान को आज भी जिंदा रखे हुए है। उम्मीद है आपको इस केस स्टडी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है या कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना और व्योनेते को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।